वेलकम बैक दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए ऑल फार्मूलाज, जो मैथ के फार्मूलाज होते हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। एक बार ब्रीफ रिवाइज कराऊंगा मैं सारे कॉन्सेप्ट्स के। आज ये अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स हैं सारे, और एडवांस की एक वीडियो और लेके आएंगे एक दिन के बाद छोड़ के। और आपको देखो मोटा मोटा सारे जो भी फार्मूलाज हैं वो रिवाइज हो जाएंगे इस वीडियो से। तो थोड़ा सा लेंथी वीडियो होने वाली है, 1 से 1.5 घंटे की। तो आप इसको देखो, बोरियत होती है, आपको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी सर करा रहे हैं, तो एक बार पॉज करके या 1 से 1.5 की स्पीड पे लगा के भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों, ये फार्मूलाज आप पेपर से पहले सोल्व कर सकते हो। इसकी जो भी पीडीएफ है, ये फार्मूलाज की जो पीडीएफ है, ये जो रिटर्न मैं करूँगा, इसकी मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप उस पर से उसको डाउनलोड कर लेना और अपने पेपर में जाने से पहले एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना। मोस्टली आपको पूरा पेपर इसमें से कवर हो जाएगा। अब देखो, लास्ट टाइम पे भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, डाउट से भी कोई क्वेश्चन रह गया, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हो अपने डाउट्स। मैं वहाँ से आपको सोल्व करा दूँगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। नंबर सिस्टम से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, रियल नंबर कौन से होते हैं? वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर वो संख्याएं होती हैं, जैसे देखो, वास्तविक संख्याएं जो सिंपल संख्याएं दे दी, रियल नंबर, जैसे 7/3, 19/13, ये एग्जांपल दे रखे हैं। इसमें माइनस भी आ गया, प्लस भी आ गया, सारी संख्याएं रियल नंबर है। ठीक है। इमेजनरी नंबर देखो, जो भी इसके रूट के अंदर माइनस आता है, रूट के अंदर माइनस आता है, और इसको देखो बाहर निकालते हैं ना जब आइटा लिखते हैं हम। जैसे ये भी रूट के, अगर रूट के बाहर -6 आएगा ना, तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 6 आइटा लिखेंगे। इसको आई को आइटा बोलते हैं। तो ये इमेजनरी नंबर होते हैं जो रूट के अंदर माइनस होता है। ठीक है, आगे देखो, प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होती। स्टार्ट कहाँ से होती है? 2, 3, 5, 7, 11। तो ये संख्याएं चलती हुई अपनी प्राइम नंबर होती हैं जो किसी से डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो देखो, आपको ये याद रखना है थोड़ा सा, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 15। और 1 से 100 के बीच में क्वेश्चन आ चुका है, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 25। ठीक है। 100 से 150 के बीच में कितने हैं? देखो, 1 से 200 दे रखा है, फिर 1 से 100 दिया, ये 25। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं इंपॉर्टेंट लिखता हुआ चलूँगा। इस पर लास्ट में थोड़ा सा और ध्यान देना आप। 1 से 200 के बीच में कितना हो गया? 46। तो 100 से 200 के बीच में कितनी हो गई? 46 में से 25 घटा दो, वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो 100 से 200 के बीच में 21 संख्याएं हैं। ठीक है। और 1 से 1000 के बीच में 168। ठीक है, 1 से 100 इम्पोर्टेंट है। देखो, प्राइम नंबर निकालना भी आपको आता होगा। जैसे पहला तो 2, 3 हो गया, और इसके 3 के बाद हम 6 का टेबल लिखते हुए चलते हैं। 6, 12, 18, ये शॉर्ट ट्रिक भी कराई हुई है। इसके पास वाला नंबर है ना 5, और इससे आगे वाला नंबर 7। जैसे 12 है, 12 के पास वाला 11, इससे आगे वाला 13। ये प्राइम नंबर निकालने की ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। 6 के टेबल के आसपास वाला। और डिवाइड देख लेना, जो स्क्वायर बचते हैं वो स्क्वायर हटा देंगे। ठीक है, आगे देखो, को प्राइम नंबर, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है को प्राइम का। देखो, को प्राइम नंबर वो नंबर होगा जिसका एचसीएफ, कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना होगा? 1। जैसे देखो, 2 और 3, इसका एचसीएफ कितना है? 1। इसमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसका को प्राइम नंबर हो गया ये 5 और 9। जैसे 6 और 8 है, ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन कितना आ रहा है? 2। लेकिन 7 और 9 को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका एचसीएफ कितना है? 1। 7 और 12 देख लिया, ये भी को प्राइम है क्योंकि इनका एचसीएफ कितना है? 1। ठीक है दोस्तों, तो इनका को प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 आएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स जिनके देखो ना तो प्राइम अभाज्य है और ना ही कंपोजिट है। एक ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट वो नंबर है जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जैसे 4 के फैक्टर कितने हो गए? ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया। 6 के कितने हो गए? देखो, 6 है, 3 है, 2 है, 1 है। 2 या 2 से अधिक फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। देखो, ये कौन सा है? इवन कंपोजिट नंबर है। एक बार आरआरबी में ये क्वेश्चन आ चुका है, 9 वाला। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या आया था? जो ओड, फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर,
फर्स्ट ओड कंपोजिट नंबर, ये क्वेश्चन आ गया था। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसका आंसर कितना आएगा 9। और जो सिंपल पूछ ले तो आपको 4, और इवन पूछ ले तो भी 4, ओड पूछेगा तो 9 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलो। आगे देखो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होंगे? रैशनल नंबर्स हमेशा किसके में पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। जैसे 1/2, 1/5, इनका कंप्लीट डिवाइड होता है। कंप्लीट डिवाइड होता है, ये देखो जैसे 50% बन गया, ये 20% बन गया, 1/4 लिखा 25% बन गया। ठीक है, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो इर्रेशनल अपरिमेय संख्याएं हैं वो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, लेकिन वो चलते जाते हैं, डिवाइड कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। जैसे देखो ये पाई की वैल्यू है 3.14592, ये चलती हुई चलेगी, ये इन्फिनिटी तक चलती रहेगी। ठीक है ना, तो ये इर्रेशनल नंबर होते हैं जिनका कोई भी अंत नहीं होता। ठीक है, इंटीजर सिंपल है, जो माइनस से वैल्यू स्टार्ट हो जाए, है ना। देखो नेचुरल नंबर और पॉजिटिव तथा वही है जो न, इसमें इंटीजर में जैसे माइनस भी आ गया, जीरो भी आ गया और प्लस वाली वैल्यू भी आ गई। माइनस की वैल्यू से स्टार्ट होता हुआ इंटीजर हो जाता है। ठीक है, इवन नंबर कौन सा होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। और ओड नंबर कौन से होते हैं? विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये ओड नंबर हो गए। आगे देखो, अब ये है डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल के लिए देखो, ये बोल रहा है जैसे 4 से डिवाइड होने के लिए, जैसे पहले तो 2 से डिवाइड होने के लिए कोई भी संख्या है, जैसे 2 से ये डिवाइड हुआ 12, 14, 16, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। सारी इवन नंबर्स होंगे वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है 4 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए आपको लास्ट के 2 अंक देखने पड़ते हैं किसी भी संख्या के। अगर वो लास्ट के 2 अंक अगर आपके डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे इसमें 48 है, 4 से डिवाइड हो रहा है ना 12 पे, तो ये संख्या पूरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 144, लास्ट के 2 संख्या मैंने चेक की तो कितना आया, ये लास्ट के 2 संख्या 4 से डिवाइड हो गई, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो गई। ठीक है ना। अब जैसे 8 में कितनी है? लास्ट की 3 संख्या देखनी पड़ती है, ये लास्ट के 3 संख्या हैं। ये जैसे आपको दे दिया 23352 दे दिया। अब ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं है चेक करने के लिए लास्ट के 3 संख्या उठा लो। तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 चौके 32, 8 चौके 32, देखो 44 पे कट रहा है ना, तो ये पूरी संख्या किस पे कट गई? 8 पे। ठीक है, 512 है, लास्ट के 3 डिजिट देख लो, ये तो 8 का क्यूब ही होता है, डिवाइड हो रहा है। 16 से देखने के लिए वही है, लास्ट के 4 संख्या देखनी पड़ेंगी। तो आप जैसे जैसे आगे चल रहे हो वैसे वैसे एक संख्या बढ़ती हुई चल रही है। ठीक है, ये लास्ट के 4 संख्या देखनी है। आगे आ जाओ, डिविजिबिलिटी रूल 3 का रूल क्या बोलता है? कोई भी संख्या अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या का जोड़ 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे ये 27 है, 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? तो 2 + में 7 किया 9, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो गई। ठीक है, अब जैसे मैंने 81 लिखा, 8 और 1 9, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो गई। मैंने कुछ भी रेंडम नंबर उठा के ये लिख दिया। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लो। 7 6 13, 13 7 20, 20 और 12 32। अगर ये 32 बन रहा है, इनका जोड़ 3 से भाग नहीं हो रहा, तो ये संख्या 3 से भाग हमारी नहीं होगी। ठीक है, वैसे ही सेम संख्या कितना है? अंकों का योग कितना? 9 से डिवाइड करने के लिए भी वो संख्याओं का जोड़ देखना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने लिखा लिया 81, 8 और 1 9, 9 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 729 लिख लिया, 9 2 11 और 7 18, 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड हो गई। ठीक है, कुछ भी उठा के लिख लो, जैसे ये लिख लिया, ये 9 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या का जोड़ देख लो, 10 और 11 21 और 5 26। ये 9 से नहीं डिवाइड हुआ है तो संख्या डिवाइड नहीं होगी 9 से। ठीक है, तो 3 और 9 का ये डिविजिबिलिटी रूल था। आगे देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, इम्पोर्टेंट है भाई, इस पे पेपर पे आने के चांस ज़्यादा है इस क्वेश्चन के। देखो 11 की डिविजिबिलिटी आपको क्या करना है? जैसे मैंने लिखा 2 5 7 4, इसका अल्टरनेट चेक करना है। जैसे ये दोनों देखो, 7 और 2 9, और ये वाले 5 और 4 9। अगर इनका डिफरेंस क्या तो 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो ये वैल्यू 11 से डिवाइड है, वरना 11 से डिवाइड नहीं है। आगे देखो, ये वैल्यू चेक करने के लिए मैंने 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 3
15 और ये वैल्यू 8 और 5 13, 13 और 2 वैल्यू 15। अगर क्या तो डिफरेंस 0 आ रहा है या 11 आ रहा है तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। जैसे 1 4 6 4 1 ले लिया मैंने, ये संख्या हो रही कि नहीं हो रही चेक कर लो। 1 6 7 और 1 8, 4 और 4 8, तो ये संख्या क्या तो 0 आएगा क्या 11 आएगा, तो ये संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, ये 11 की डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, ये 7 11 और 13 के ऊपर क्वेश्चन देखने के मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है, हाई चांस है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के। अगर आपको 101 से डिवाइड करना है, कोई भी संख्या अगर 101 से डिवाइड होगी तो वो संख्या कैसे लिखी जाएगी, ए बी इंटू में ए बी। ठीक है, अगर आपके पेपर में 6565 आ गया तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी, आपकी 101 से डिवाइड होगी। जब दो टर्म बार बार रिपीट हो जाएं, जैसे ये 65 और 65, जैसे 53 रिपीट हो गया, ठीक है 2 बार, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 101 से। देखो अगर 1001 से डिवाइड करनी है तो ये संख्या कितनी बार रिपीट होगी, 3 बार, तो 789। देखो ये संख्या कितनी बार रिपीट हो गई, 2 बार। 2 बार ये संख्या सेम संख्या रिपीट हो गई तो आपको किससे डिवाइड होगी, ये 1001 से डिवाइड होगी। ठीक है, पेपर में आपको देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलता है। जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे ये 7 लिखा, यहाँ पे स्टार लगा देगा, ठीक है, यहाँ 9 लिख देगा, ठीक है, फिर यहाँ स्टार लगा देगा, यहाँ वैल्यू 8 लिख देगा और यहाँ स्टार लगा देगा, तो बोलेगा तीनों स्टारों का जोड़ क्या होगा। तो देखो आप, और बोल देगा ये वैल्यू किससे डिवाइड है, 1001 से डिवाइड है। 1001 से डिवाइड बोल देगा ना, तो देखो आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। तो ये बीच में 8 है तो यहाँ भी 8 आ गया, ये 7 आएगा और ये 9 आएगा, तो कितना 15 और 9 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये 7 11 और 13 भी एक, ये तो इसका 1001 का ही फैक्टर होता है ना। अगर सिंगल वर्ड से देखो मल्टीप्लाई किया इसका 10101 से अगर कोई वैल्यू डिवाइड होगी तो वो सिंगल डबल डिजिट में 3 बार आएगी। ठीक है, इसके चांस कम है आने के वैसे, लेकिन ये दोनों वाले इंपॉर्टेंट है भाई। आने को तो पेपर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से गैस लगा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, नंबर ऑफ जीरोज़ निकालना, ज़ीरो निकालना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने फैक्टोरियल 120 फैक्टोरियल ले लिया, ठीक है, 120 फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरोज़ निकालना है, तो 120 का मैं फैक्टर बनाता हुआ चलूँगा, किससे डिवाइड करूँगा, 5 से। 5 से गया तो ये कितने पे गया, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, फिर 5 से करूँगा तो 4 पर चला गया 20, लेकिन जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर को हम लिखता हुआ नहीं छोड़ते हुए चलेंगे। तो देखो अब जो पहली लाइन लिखी थी इसके बाद जो भी वैल्यू बच गई वो हमारी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है। तो ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी आ गई, 28। ठीक है, अब यहाँ देखो 510 का फैक्टोरियल निकाल के बता रखा आपको, तो ये देखो यहाँ पे 5 से किया तो कितना 102 आ गया, फिर 5 से किया तो 20 आ गया 100, जो 2 रिमाइंडर बचा था उसको छोड़ दिया, फिर 5 से किया तो 4, अब 5 से ये जाएगा नहीं क्योंकि छोटी वर्ड आ गई। तो ये देखो जो पहली लाइन लिखी है उसके बाद में जितने रह गए वो सब जोड़ दिए इसने, 126 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है ना दोस्तों, आसान क्वेश्चन ये भी। आगे देखो, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है जैसे कोई भी वैल्यू है, जैसे ये देखो इसको 12 को 5 से भाग दिया तो भागफल कितना 2 गया, 10 पर रिमाइंडर कितना बचा 2, तो ये इस नीचे वाले को क्या बोलते हैं आप, शेषफल। इसको बोलते हैं भाज्य, देखो भाज्य बोलते हैं। ये वाली वैल्यू होती है भागफल की और ये होता है भाजक। भाजक यानी जिससे हम भाग देते हैं, भाज्य वो जो अंदर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, ये भागफल और नीचे शेषफल। तो देखो भाज्य हम कैसे निकालते हैं, भाज्य निकालने के लिए जो भाजक है जिससे हमने डिवाइड किया वो, और जो भागफल आया है वो, और प्लस में जो रिमाइंडर बचा है शेषफल वो, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, आगे देखो ये बोल रहा है कि 9 गुना 10 गुना 11 गुना 13, इसको अगर 6 से डिवाइड किया तो बोल रहा है रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखो
पहले अलग अलग इसमें मल्टीप्लाई दे रखा है ना, तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो। जैसे 9 को 6 से डिवाइड किया तो कितना बच गया, 3 बचेगा शेषफल। ठीक है, उस 3 को लिख लिया। 10 को 6 से किया तो 6 1 पर चला गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 4। यहाँ से रिमाइंडर 5 बच गया, और यहाँ से रिमाइंडर 6 दूनी 12, 1 बच गया। अब इसको फिर मल्टीप्लाई कर लिया, 4 तिये 12 पंजे 60, 60 पूरा 6 पर चला गया। ठीक है ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। जैसे सिंपल और देख लो, 121 गुना 17 गुना 15 कुछ भी लगा लो, इसको 5 से डिवाइड करके देख लो, तो ये 120 तक चला जाएगा, 1 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, 5 तिये 15, 2 रिमाइंडर बच गया, ये कंप्लीट ही हो गया, 5 पूरा कंप्लीट चला गया, यहाँ से रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो अब इसका रिमाइंडर कितना बचेगा बताओ, सब ऊपर 0 ही हो गया, यानी ये कंप्लीट ही डिवाइड हो गया। ठीक है ना, 13 की पावर 51 माइनस में 8 बटे में 12। जब भी ऐसी वैल्यू दिखे, देखो 12 से 1 बढ़ के 13 है, तो इसका हमेशा रिमाइंडर 1 ही होगा। देखो ये 12 से 1 बढ़ गया 13, और उसकी कुछ भी पावर है, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से खाली इस वाले की वैल्यू, खाली इसकी वैल्यू, इसको अलग अलग लिख लो एक बार। 13 की पावर 51 बटे 12 माइनस 8 की बटे में 12, तो इसका रिमाइंडर तो कितना आ गया, 1, और माइनस में 8, ये 12 से ऊपर रिमाइंडर कितना, ये 8 बच गया। भाई ये 18 होता तो हमारा कितना बचता, 6 बचता, तो ये आ गया -7 यहाँ से। और जब भी वैल्यू -7 आएगी ना, तो वो नीचे वाले में से माइनस घटा देंगे, प्लस में लाने के लिए 5 आ गई। और देखो एग्जाम्पल मैं और लिखता हूँ आपके लिए, 11 की पावर लिख दी मैंने 51। ठीक है, ये 12 और माइनस में लिख दिया 7, इसका रिमाइंडर कैसे आएगा, तो पहले अलग अलग लिख लेंगे। 11 की पावर 51 बटे 12 माइनस 7 बटे में 12। अब देखो ये वैल्यू 1 कम है, तो -1 लिख दिया, और इसकी पावर 51 बटे में 12 माइनस 7 बटे 12। तो ये देखो ओड वैल्यू है, तो ये -1 ही बचेगा, और ये -7 ये है, तो टोटल कितना हो गया, ऊपर -8 नीचे कितना 12, तो 12 में से 8 गया तो कितना 4 रिमाइंडर बचेगा। ये रिमाइंडर थ्योरम होती है। आगे चलो, फैक्टर्स देखो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई। 2 की पावर ए दे रखा है, 3 की पावर बी दे रखा है, 5 की पावर सी दे रखा है। ठीक है, तो आपको निकालना है इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टरों की संख्या कितनी है। तो ये जो भी संख्या होती है ऊपर पावर, इसमें एक एक जोड़ देते हैं हम, और जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, जैसे एक क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। तो इसमें से सबसे बड़ा कॉमन कौन सा आएगा, 3 की पावर 11 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब अंदर कितना बचा है, यहाँ से 1, यहाँ से 3 की पावर 1, यहाँ से 3 की पावर 2, तो 9, 3 तिया 9, 3 12 और 1 13, गुना में 3 की पावर 11। अब देखो ये जो है ये वाली वैल्यू, अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू, ये हमारा कौन सा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर देखो अभाज्य संख्या हुई तो इसमें पावर में 1 जुड़ गई, 11, 11 में 1 जुड़ा तो कितना 12, और 13 की पावर 1 है, तो 1 और जुड़ के कितना 12 दूनी 24 आंसर आ गया। अगर ये वैल्यू देखो यहाँ पे इतनी आ जाती है, मेरे पास 14 आ जाता है यहाँ पे ये, तो इस 14 को फिर से ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या लेनी है, और 14 तो डिवाइड होता है, तो इसको ब्रेक करेंगे किसमें, 2 इंटू में 7 में। इसको काट के हम कितना लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 7, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो 3 की पावर 11 को 1 लिख दिया, 12 जोड़ दिया, 2 की पावर 1 है, 1 जोड़ दिया, 7 की पावर 1 है, 2 जोड़ दिया, तो 12 दूनी 24 दूनी 48 आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, देखो यही बात इवन नंबर में, जो भी जैसे इवन नंबर देखो ये है 2 की पावर ए, इवन नंबर यानी सम संख्या है, तो सम संख्या के ऊपर जो भी पावर होगी ए, उसमें एक ऐड नहीं होगा, किसमें, इवन फैक्टर में। भाई याद करना पड़ेगा, 5-6 आपको एग्जांपल लगाने पड़ेंगे, पेपर से पहले ये वीडियो देख के जाओगे तो आपको हेल्पफुल होगी। इवन नंबर में आपको a+1 नहीं करना सिर्फ, ठीक है, पावर में एक ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये देखो जब आ जाएगा ओड फैक्टर, विषम संख्या का फैक्टर आ जाएगा, तो आपको इवन वाली वैल्यू ही नहीं लेनी है, इस वैल्यू को ही काट देना है। ठीक है, जैसे देखो 120 बता दिया मैंने, यहाँ पे देखो इस एग्जांपल को देखते हैं हम, ये 120 दे रखा है,
120 के हम सब निकालते हैं, पहले टोटल फैक्टर निकालते हैं, कुल फैक्टर, कुल इसके गुणनखंड कितने हैं। तो 120 को अपन ये कर करके देखेंगे ना, 120 को, तो ये 2 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे ना, तो देखो इसमें 3 में 1 जोड़ा 4, 3 की पावर 1 है तो 1 जोड़ दिया 2, 5 की पावर 1 है 2 जोड़ दिया, 2 हो गया जुड़ के, 4 दूनी 8 दूनी 16 टोटल आ गया। हमको पूछा इवन फैक्टर यानी सम संख्या, सम संख्या पूछेंगे ना, तो देखो जो 2 की पावर 3 है, देखो ये वाली, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, खाली 3 लिखा, 3 की पावर 1 है। अब ओड वाले में हम जोड़ देंगे, ये 2 ये 2, 12 बन गए। और जो ओड फैक्टर बोलूँगा तो ये इवन वाला तो वर्ड ही नहीं लेना है, खाली ओड ओड वाला लेना है। 4 आंसर आ गए। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा ये। और देखो ये क्लास नहीं है, ये आपको सिर्फ फॉर्मूलेज बता रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी, इसीलिए इसमें थोड़ा शॉर्टकट में हम चल रहे हैं बातें। ठीक है। रिकरिंग डिजिट, देखो रिकरिंग डिजिट वो डिजिट होती हैं जैसे लगातार चलती हैं, जैसे 3, 1/3 को कितना लिख दिया, 0.33333, ये 3 ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इसको रोकने के लिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं, 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, ये बार आ जाता है। जैसे 4.9 में 0.4444 चल रहा है, तो इस 4 पर बार लगा दिया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे 0.27 है, इस 2 पे बार, तो जितने पे बार होता है उतना नीचे 9 लगा देते हैं हम। तो जैसे ये 27 लिखा और 2 9 लगा दिया, 9 से काटा 3 पे, 9 से काटा 11 पे, 3/11 आंसर आ गया। जैसे और मैं लिखूँ ये 33, इस पे बार लगा दिया, तो 33 बटे कितना करना है, जितने पे बार है उतना। जैसे ही मैं ये लिख दूँ 333 लिखा, तीनों पे बार लिख दिया, तो 333 बटे में 999, 1/3 आ गया। ठीक है ना। आगे देखो ये हो गया। आगे देखो ये दे दिया 3.28, 28 पे 12 पॉइंट से अगर आगे वैल्यू है तो इसको प्लस लिखेंगे, 3 प्लस में, और 28 को वही सेम, जितने बार हैं उतने नीचे 9 लिखा, इसको सोल्व करते हैं आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया। जैसे 3.626, इन 3 पे बार लगा दिया, तो ये वैल्यू कितनी बन गई हमारी, तो ये वैल्यू 3 प्लस में 626 और बटे में 3 9। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया, आपको ये दे रखा है 3.626 और खाली 26 पे बार है। तो देखो पहले 3 को सोल्व कर लेंगे, 3 लिखा प्लस में, और इसको पहले अगर इसके ऊपर बार नहीं है, यहाँ ये बार नहीं है, तो पहले सेम लिखो 626, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो। अब जितने बार हैं उतने 9, जिस पे बार नहीं है उतनी 0। इसको सोल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। और देख लो 4.21212 पे बार, तो पहले 4 लिखा प्लस, पॉइंट से आगे है तो 4 लिख के प्लस लिख दिया। और देखो इस पे 2 पे बार नहीं है तो पूरा 212 लिखा, जिस पे बार नहीं है वो माइनस में लिखा, जितने पे बार है उतने 9 लिखे, जिस पे बार नहीं उतना 0। ये सोल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रिकरिंग डिजिट के कॉन्सेप्ट था। आगे देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ये भी कई बार क्वेश्चन देख, जैसे बच्चों को मॉक टेस्ट सोल्व करवाए ना प्रीवियस ईयर, तो इसमें कई बार देखा है कि फेस वैल्यू से और प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो प्लेस वैल्यू जो होती है वो ये होती है, जैसे 2 की ये इकाई का अंक है ना, 1 ये लिखेंगे, जैसे 1 का पूछेगा तो कितना आएगा, इसके आगे जितनी 0 वो लगा दिया। जैसे 4 पूछा तो ये 4 तीसरे नंबर पर है तो 2 0 लगा दिया, ये प्लेस वैल्यू है। जैसे 5 लिखा, 5 के आगे कितनी, 1 2 3, 3 है तो 3 0 लगा दिया, है ना। और जो फेस वैल्यू है वो खाली जो वैल्यू पूछिए वही आंसर होता है, जैसे 6 5 4 2 1 है ना, इसकी आपको 5 की फेस वैल्यू बतानी है, तो फेस वैल्यू बताओगे तो 5 ही आंसर होगा। तो एक बार पेपर में क्वेश्चन क्या आया, जैसे 312 का, तो 3 का जो 3 है, इस 3 का फेस वैल्यू और माइनस में फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ लिया। तो प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लिखा, इसके पीछे कितने 1 2, ये 2 0, और फेस वैल्यू कितनी 3 ही है, तो 297 इसका आंसर हो गया। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे देखो ये एपी के फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आप याद कर लो।
कॉमन डिफरेंस, जैसे डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो nth टर्म का, लास्ट टर्म का जैसे a प्लस में n माइनस वन इंटू में डी होता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है। a होता है फर्स्ट नंबर और n कौन सा होता है, नंबर। जैसे मैं आपके पास एक रकम लिखता हूँ 2 4 6 8 10 12, तो देखो ये जो फर्स्ट होगा इसको बोलेंगे a, ठीक है। डिफरेंस कितने का जा रहा है, देखो हर बार 2 2 का, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 2। nth टर्म होता है लास्ट टर्म, जो an की वैल्यू होती है वो ये वैल्यू होती है, ठीक है। और n का मान हमें निकालना है, तो n निकालने के लिए एक बार करके देख लो एग्जांपल ये। तो ये nth टर्म 12 आ गई, a की वैल्यू 2 है, पहली वैल्यू को ये बोलते हैं प्लस में, n निकालना है कितनी वैल्यू है ये, और d का मान कितना है 2, तो 2 इधर चला गया 10, इसके बटे में 2 आ गया 5, 1 इधर आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये गिन के देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये n का मान कितना आ गया यहाँ से 6। ये AP का फॉर्मूला है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस बता दिया आपको। और इसका SN निकालने का भी फॉर्मूला सेम है, SN का ही फॉर्मूला याद रखो, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। आपको बोल दे कि ये चारों का आपको जोड़ निकालना है, SN निकालना है। तो देखो n का मान कितना आया 6 लिखा, 6 का बटे में 2 कर दिया, और 2a का मान पहला 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस में n की वैल्यू 6 है, 6 में से 1 गया 5, d डिफरेंस कितना है 2 का, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 ये 3 पर कट गया, 14 तो ये 42 इसका आंसर आ गया। और ये जोड़ के देखोगे ना 6 नंबर तो 42 ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये nth का कॉन्सेप्ट था। आगे देखो, ये तीनों फॉर्मूले याद करने हैं। जब आपको बोल दे, जैसे आपको बोल दिया पेपर में 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 ये वैल्यू 40 तक है, तो आपको इनका जोड़ बताना है। तो देखो जब भी आपको नेचुरल नंबर का जोड़ बताना है, संख्या का डिफरेंस कितना है, खाली सिंगल है ना, तो फॉर्मूला क्या हुआ n इंटू में n प्लस 1/2। तो आप देखो ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करोगे, पहले 1 से 40 तक का निकालोगे जोड़, और उसमें से क्या माइनस कर दोगे 1 से 20 तक का जोड़, ठीक है। फॉर्मूला क्या है n इंटू n प्लस 1/2। अगर ये वैल्यू स्क्वायर में दे दे तो क्या फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और ये वैल्यू अगर क्यूब में दे दे तो क्या फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2, और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। देखो ये सिंपल सिंगल वाली जो सिंगल पावर है, सिंगल से 3 पावर में गए तो कितनी पावर बढ़ गई 2, तो यहाँ पे भी 2 पावर बढ़ा देंगे। ये ट्रिक क्या तुक्का लगा लो, चाहे याद करने का तरीका लगा लो। आगे देखो, ये थोड़े बहुत अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट ले लिए, बीच में जो सिंप्लीफिकेशन में आ जाते हैं, कई बार सिंप्लीफिकेशन में आ जाते हैं, वैसे मैं अलजेब्रा में इसको फिर से लिखूँगा। तो अगर x प्लस 1/x अगर a है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी a स्क्वायर माइनस में 2। अगर इसकी वैल्यू 3 दे रखी है तो सीधा आंसर कितना आना चाहिए 7। इसकी वैल्यू 4 दे दी तो 4 चौके 16, 16 में से 2 गया तो 14, ठीक है, ये वैल्यू बनती है। आगे देखो, क्यूब का फॉर्मूला है, अगर x प्लस 1/x अगर वैल्यू a है, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या फॉर्मूला हुआ, a की क्यूब माइनस में 3 है। अगर ये वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 18 बनती है, सीधा याद करना होता है जैसे तो वैसे। तो ये वैल्यू 4 है तो 4 का क्यूब 64, 64 में से 12 गया तो 52, ठीक है। ये सीधे डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं। अगर 4 पे वैल्यू जानी है तो देखो पहले x से x स्क्वायर पे जाओगे, फिर x की वैल्यू 4 पर जाओगे, ठीक है। 5 वाली को क्या लिखेंगे 3 गुना में 2 माइनस में 1। सारे कॉन्सेप्ट अलजेब्रा की क्लास में कराए हुए हैं, मैंने वीडियो भी डाली हुई है, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें कॉन्सेप्ट में आप वीक हो तो एक बार चेक कर सकते हो। मॉडुलस से वैल्यू निकालेंगे, जैसे मॉडुलस 12 हो गया, इससे वैल्यू बाहर आएगी तो 12 ही, लेकिन माइनस हुआ यहाँ पे तो भी मॉडुलस हटेगा तो प्लस में ही वैल्यू देगा। जैसे -101 दिख दिया और ये मॉडुलस लग गया, मॉडुलस लग गया तो ये बाहर वैल्यू आएगी तो 101 ही आएगी, ठीक है। मॉडुलस के बाहर माइनस नहीं निकलता है। आगे देखो, ये स्क्वायर और सर्ड के क्वेश्चन है। देखो ये अगर a की वैल्यू m है और a की वैल्यू n है, अगर बेस सेम है तो ऊपर वाला वैल्यू जुड़ जाती है,
जैसे 2 की पावर 11 गुना 2 की पावर 12, तो 2 की पावर 132 मत कर देना इसको, तो 2 की पावर दोनों जुड़ के कितनी हो जाएगी 23। ठीक है, ए के बटे में m है और ए के बटे में n है। अगर ये बटे में है तो ऊपर m माइनस n बनता है। ठीक है, दोनों हो गए। अगर गुना में है a की पावर m गुना n है तो a की वैल्यू m इंटू n बनेगी। ये भी आसान है। ठीक है, ये अगर दोनों बाहर हैं तो एक अंदर भी ला सकते हैं, ये बात भी आपको पता है। a बटे b की होल पावर अगर m है तो दोनों अलग अलग भी लिख सकते हैं, a की पावर m बटे b की पावर m। ठीक है, अगर ये वैल्यू m है तो देखो इसको, ये देखो इसको m लिख दिया, तो दोनों को अलग अलग लिख लो, 1 की पावर m और a की पावर m। 1 की पावर m यानी कुछ भी एक ही है, और ये नीचे वाला m है। अगर नीचे से वैल्यू ऊपर लेके जानी है, नीचे से वैल्यू ऊपर लेके जानी है तो a की माइनस m हो जाती है। ठीक है, a की पावर 0 को हमेशा 1 बोलेंगे, ये याद रखना भाई। कई बार देखो पेपर में गलती से सिली मिस्टेक हो जाती है, जैसे 7 की पावर 0 आ जाता है सिंप्लीफिकेशन में तो उसको 1 बोलेंगे। a की पावर 0 को 0 नहीं लिखना इसको, जैसे 11 की पावर 0 आ गई तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, 11 की पावर 0 को 0 मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, और तो सब सेम है। अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है तो m इज इक्वल टू n होना ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट। तो इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये वाला और ये 3 4 ऊपर वाले। आगे देखो, अगर a के आगे रूट दे रखा है n तो a, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/a, a की वैल्यू 1/n। जैसे ये मैंने बोल दिया तो √3 की वैल्यू 3 है, तो 3 की वैल्यू 1/3 है। इसको आगे लिख दिया, जैसे 5 है, 5 की वैल्यू मैंने 4 लिख दी यहाँ, 4 क्यूब रूट लगा दिया इसका, 4th रूट लगा दिया इसका, तो 5 की वैल्यू ये कितनी है 1/4। ठीक है, ये भी सिंपल है, ये तो वही है। इसको अंदर वाले को कितना लिख लिया 1/n, और n से n कट के आंसर कितना a आ गया। ठीक है, अगर ये रूट में बाहर n l है, दोनों के अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे है तो भी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये बात भी सेम होती है। अगर n की वैल्यू यहाँ a दे दिया और बाहर m दे दिया, तो ये वैल्यू जैसे m ये जो n है इसको क्या लिखते हैं, a की 1/n लिखते हैं, और ये m, तो a की वैल्यू m/n होगी। ठीक है, तो गई। अब की बार दोनों बाहर ले लिए और बटे में आ गई। ठीक है, तो एक बार हल्का हल्का देख लो, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ गया था, जैसे देखो 4 की यहाँ दे दी, 3 दे दिया। ठीक है, और फिर ब्रैकेट ले लिया और उस ब्रैकेट के बाहर दे दिया मैंने 5, और इस ब्रैकेट के बाहर सिंपल छोड़ दिया। ठीक है, और यहाँ वैल्यू दे दी मैंने इस ब्रैकेट के आगे 2, यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लिया ना ये वाला, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू मैंने दे दी 6। तो देखो आप इसको क्या लिखोगे, 4 इंटू में 2 इंटू 4 इंटू 6, जो ऊपर वाली वैल्यू है, ये ऊपर वाली वैल्यू है, ये इसके ऊपर, और बटे में ये नीचे वाली 3 गुना 5। और देखो ये जो रूट लग रखा है इसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ ऑटोमेटिक 2 होता है, ये 2 भी लिखना ज़रूरी है। देखो इसको आप छोड़ दोगे, सिंपल अगर ऐसे रूट लगा रखा है तो ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ ऑटोमेटिक रूट होता है, तो ये 2 लिखना ज़रूर याद रखना। क्वेश्चन फंसेगा तो यहाँ फंसेगा इसका। ठीक है, आगे देखो, ये रूट से वैल्यू बाहर निकालने वाला क्वेश्चन। अगर देखो ये पेपर में आ गया, आपको 28 प्लस में 10√3 आ गया, ऐसी कोई भी वैल्यू आ गई, तो आपको देखो रूट बाहर निकालना है तो सबसे पहले आपको स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करोगे, अगर इसके बाहर रूट है तो स्क्वायर से रूट कटेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका अंदर वाली वैल्यू को स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये वैल्यू जो आगे वाली होती है उसको लिखते हैं a² + b², और इसको लिखते हैं 2ab। तो यहाँ 2 तो देखो पहले अलग से हटाना पड़ेगा, 2 तो हटा दिया, अब बच गया 5 और अब बच गया √3। तो ये देखो इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर किया तो 3, टोटल जुड़ के 28। देखो यही वैल्यू 28 बन रही है। तो ऐसे इसका स्क्वायर रूट ब्रेक करते हैं हम। ठीक है,
तो ये किसका बन जाएगा, 5 प्लस में √3 का स्क्वायर बन जाएगा और ये बाहर रूट लग जाएगा, स्क्वायर से रूट कट के ये आंसर आ जाएगा। जैसे ये देखो ये वाला वैल्यू दे रखी है 43 - 24 √3, तो ये 2a भी बनता है, आपको याद है। तो 2 एक तो हटा दो अलग से, 1 12 और 1 √3 बच गया। ठीक है, ये √3 बच गया। अब देखो, अब इन दोनों को कोई भी ऐसी a और b मानना पड़ेगा जिनका स्क्वायर करके हमें 43 लाना है। तो ये जैसे एक वैल्यू मान लो इसकी 3√3 और दूसरी वैल्यू 4 मान लो। इस 12 को मैंने किस में ब्रेक कर लिया, 3 × 4 में। तो एक 3 √3 कर लिया और एक 4। भाई ये तो गैस ही करना पड़ेगा, इसका और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। तो 3 × 9 = 27, 27 और 16 कितना, 43। ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस करना आप, कभी ये क्वेश्चन भी आने के चांस हैं, वर्गमूल बाहर निकालना। ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंटो, अगर कंपोनेंटो डिविडेंटो दे रखा है तो आप देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। जैसे x बटे में y और x प्लस वाई, देखो एक सेकेंड रुकना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। अगर x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर a बटे b दे रखा है आपको, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, x बटे वाई क्या लिख सकते हो, a प्लस में b और a माइनस में b। ठीक है, इसको कंपोनेंटो डिविडेंटो बोलते हैं। देखो ये क्वेश्चन आसान कैसे बनाता है आपको। जैसे मैंने दे दिया 5x माइनस में 3y, 5x प्लस 3y, 5x माइनस में 3y दे दिया, और यहाँ दे दिया 6/7। इसको सोल्व करके x और y का रेशियो निकालो। तो देखो ऊपर x और y प्लस माइनस सेम है, तो यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है। तो एक लिखा 5x बटे में x बटे y कितनी है, 3y, और दूसरा इसमें से इसको जोड़ो पहले। तो a में से a और b जोड़ा तो कितना, 13, और a माइनस b किया तो माइनस का 1। अब ये 3 ऊपर चला गया, 5 यहाँ आ गया, तो 39 बटे -5, ये x बटे y आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लो आप खुद, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। तो 7 पंजे 35x प्लस में 21y, 30x माइनस में 18y। तो देखो ये वैल्यू इधर चली गई, ये वैल्यू इधर आ गई, तो वही बच गया ना, 5x बराबर में -39y। तो x बटे वाई कितना आ गया, -39/5। ठीक है ना। तो ये कंपोनेंटो डिविडेंटो है। अगर आपको सिंपल इसको जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको आसान बनाता है ये। ठीक है, इसको भी देखना है एक बार। जैसे और ले लो आप, एग्जाम्पल के लिए ही मैंने पेज छोड़ा था। जैसे बोला मैंने 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, ये ले लिया मैंने 11/5। अब इस पे देखो सेम है तो कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा दो। तो ये वैल्यू 2x और नीचे 3y। ठीक है, आगे एक बार इन दोनों में जुड़ गया 16, एक बार घट गया, कितना, 11 में से 5 गया तो 6। अब इसको जो कट रहा है उसको काट लो। 3 से कटाइए 2 पर, 2 से कटाइए 8 पर, और ये कटा 4 पर। तो x बटे वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4/1। ये देखो अगर ये रूट में ये ऐसे चल रहा है तो इसका आंसर 3 ही होता है। ठीक है, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रूट में 6, ये रूट में 6, ये रूट में 6 मल्टीप्लाई में चल रहा है तो इसका आंसर कितना होगा, 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर ये रूट में 12 + 12 प्लस में 12 चल रहा है तो देखो इसको अगर ये फैक्टर टूट रहा है कितना, 3 × 4 में कंटिन्यू फैक्टर तोड़ना है। जैसे 20 है, 20 किस में टूट रहा है, 4 × 5 में। तो ये टूट रहा है ना, तो अगर ये प्लस वैल्यू होती है बड़े वाला आंसर, अगर यहाँ माइनस वैल्यू होती तो ये छोटे वाला आंसर है। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है, ये सब बच्चों को आता भी होगा, बहुत बार रिपीट सर टीचर्स भी कराते हैं इसको। ये तो सेम वही लिख दिया ना जो आपने करा दिया था। ठीक है, आगे चलो, ये वाली वैल्यू भी हो गई, हमने करा दिया, 2 बार कैसे रिपीट हो गया। आगे देखो, अगर देखो आपको रूट में ऐसी वैल्यू आ जाए, अब ये एलसीएम एचसीएफ शुरू हो गया। अगर ये रूट में ऐसी वैल्यू आ गई और आपको सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, देखो ये वाली वैल्यू 29, यहाँ पावर 16 है, और यहाँ 3 की पावर कितनी है, 4। तो देखो जो भी यहाँ वैल्यू है इन सब का आपको एलसीएम ले लो,
और वो एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ कितनी है 2, 2 की लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ कितना 8, यहाँ 16, यहाँ 4, इन सब का एलसीएम कितना 16। तो इस 16 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो इसको लिखोगे 2 की पावर 1/2, 22 की पावर 1/8 लिखी, और 29 की पावर 1/16 लिखा, और 3 की पावर 1/4 लिखा। पहले सिंपल लिख लिया, फिर जो एलसीएम है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ 16 हुआ तो 8 पे कट जाएगा, तो 2 की पावर 8, ये बनेगा 16 ऊपर मल्टीप्लाई किया 8 दूनी 16, तो 22 का स्क्वायर बनेगा, ये सेम 29 बन जाएगा, और ये 3 की पावर 4। ऐसे पता करते हैं। अब इसको सोल्व कर लेना, आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो जो भी पावर ऊपर होती है, ये पावर देखो ये वाली, ये इन सब का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 4 है यहाँ पे, इन सब का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके ऊपर गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ गुना किया ना तो 16, तो 8 से वैल्यू 2 पर कट गई, यहाँ 16 गुना किया तो 16 से 16 कट गया, यहाँ 16 किया तो देखो 4 पे कट गया, यहाँ 16 किया तो 2 नीचे था 8 पे कट गया। ठीक है, तो फिर ये जो वैल्यू आ गई इनको सोल्व करते ही आपको पता चल जाएगा। देखो सिंपल है, ये तो एलसीएम एचसीएफ निकालना ही आ रखा है। एक बार देखो एचसीएफ को जीसीडी भी बोल सकते हैं। जैसे आपने 12 और 24 का एलसीएम बताना है। पहले तो देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 12 ही है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। वो संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका एचसीएफ हो गया 12, और इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 तो आगे है ही, वो 2 और लिख देंगे, जितना बचा हुआ है वो भी लिख देंगे। इसका आंसर कितना आ गया 24। ये एलसीएम एचसीएफ हो गया। जैसे इसका देख लो, एग्जांपल लिख रखा है यहाँ 24, 30 और 36। इसका एचसीएफ कितना आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 6 है, जो सबको डिवाइड कर रहा है। 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 6 36। अब तीनों संख्या डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका एचसीएफ हो गया 6, और इसका एलसीएम लेंगे तो और 2 से फिर चला जाएगा। देखो 3 वैल्यू है तो कम से कम 2 डिवाइड होना ज़रूरी है। तो ये 2, ये 5, ये 3। अब कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 15, 15 चौके 60, 6 30 और 6 36, 360 इसका आंसर हो गया एलसीएम का। एचसीएफ कितना था 6। ठीक है, ये तो सिंपल एचसीएफ एलसीएम निकालना। इससे आगे देखो, अगर भिन्न आ जाए, आपके पास भिन्न वैल्यू आ जाए, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। जैसे एक भिन्न ये वैल्यू दे दी 2, 3, 4, 9 और 5, 6। इसका एलसीएम कितना आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम देखो 2, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा। आपको नहीं आता तो आप सिंपल करके भी देख सकते हो, कोई शर्म की बात नहीं है। तो ये 2 पे, ये 5 पे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एलसीएम 20, और नीचे वाले का एचसीएफ। तीनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 3, जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, 20/3 एलसीएम आ गया। ठीक है, अगर मैं इसका आपको एचसीएफ निकलवाता तो एचसीएफ निकालता तो इसका आंसर कितना होता, ऊपर वाले का एचसीएफ। देखो ऊपर वाले में तीनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, ना इसमें, तो एचसीएफ तो 1 आएगा। नीचे वाले का एलसीएम कितना है, सबसे बड़ी नंबर कौन सा है, जैसे इसका 3, 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा। ये तो सिंपल दिख रहा है 18 है, वरना करके देख लो, 3 3 9, ये 3 3 9, 9 दूनी 18, एचसीएफ कितना आ गया 1/18। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, फैक्टर्स का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना पेपर में आ सकता है। आगे देखो, 2 संख्याओं का गुणनखंड दे दिया और इसका एचसीएफ दे दिया 13, तो इसकी संख्याएं क्या हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आने के चांस है। देखो इसको कैसे करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको एचसीएफ लिखना है। जैसे एक संख्या होगी, ये पहली और ये दूसरी, इन संख्याओं के साथ एचसीएफ की तो हमेशा मल्टीप्लाई होगी। जैसे मैं आपको देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे 2 संख्याएं होगी 12 और 16, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया 4। तो देखो वो संख्याएं कितनी बनेंगी, जैसे 4 का तो मल्टीप्लाई होगा ही ना। जैसे तो ए की वैल्यू ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। देखो हमेशा ही मल्टीप्लाई होगा ना, हमेशा मल्टीप्लाई होगा ना 4। तो ऐसे ही ये एचसीएफ 13 है, तो 2 संख्याएं कौन सी बनेंगी, 13 का फैक्टर ही बनेगा। तो 13A इंटू में 13B, और इन दोनों का मल्टीपल आपको दे रखा है कितना, 20, 28। तो AB की वैल्यू 12 आ गई। AB की वैल्यू, ये 13 को 2 बार काटते ही है ना, ये 12 बन जाएगा। अब देखो इससे आगे इसके फैक्टर कितने बनेंगे,
मल्टीप्लाई करके 12 लेना है। तो देखो पहले 1 लिखा और ये वैल्यू 12 लिखी, मल्टीप्लाई करके 12 आ गई। 2 लिखा और ये वैल्यू 6 लिखी, तो 6 दूनी 12 होता है। लेकिन देखो इन दोनों में कॉमन हो गया 2, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होनी चाहिए, ये फैक्टर नहीं बन सकता। आगे चलो, 3 को लिखा कितने पे 4, 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, आगे लिखो 4 इंटू 3, ये तो देखो ये रिपीट होने लगा, ये रिपीट नहीं होना चाहिए, तो कितने फैक्टर हो गए, 2 ही फैक्टर हो गए। फिर लिख के देख लो और वैल्यू लिख लो, a इंटू बी मैंने लिख लिया 16 आ गया। तो अब इसके कितने युग्म बनेंगे, तो देखो पहले 1 इंटू में 16, ठीक है पहला बन गया। दूसरा 2 इंटू में 8 नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें 2 कॉमन हो गया, काट दो, 3 से जाएगा नहीं। 4 इंटू 4, ये देखो डिवाइड हो गया तो ये वैल्यू नहीं जाएगी, है ना। तो इसका कितना युग्म बनेंगे, इसके एक ही बनेगा, फिर तो एक ही वैल्यू बनेगी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, थोड़ी सी लंबी वीडियो है दोस्तों, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है, आपको एक बार सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। एलसीएम और एचसीएफ का देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांस है। एलसीएम गुना में एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर गुना में सेकंड नंबर। तो एलसीएम और एचसीएफ ये फॉर्मूला कई जगह लगता है, आपको याद होना ज़रूरी है। एक बार तो 2 संख्याएं दे देगा, जैसे ऊपर दे रखी हैं, पहली संख्या दे देगा, दूसरी निकाल लेगा। तो इसका एलसीएम दे रखा है 48, एचसीएफ कितना दे दिया 12, पहली संख्या 36 दे दी, दूसरी संख्या निकालनी है। सिंपल फॉर्मूला याद है तो आप निकाल पाओगे, ठीक है, वरना ये निकलेगा नहीं। और एक बार आपको देखो ये दे देता है क्वेश्चन में, क्या दे देता है आपको, एलसीएम और एचसीएफ दे देगा। देखो 2 संख्याएं, देखो मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। एलसीएम दे दिया, कुछ भी नंबर दे दिया एक्स या एम मान लो, ठीक है, और एचसीएफ कितना दे दिया एन दे दिया, ठीक है। और आपको 2 संख्याएं कोई भी दे दी, क्यू का जोड़ दे देगा कुछ भी, जैसे 15 12 13 जो भी दे देगा, और बोल देगा इन पी और क्यू का अपोजिट बताओ। तो अपोजिट बताने के लिए 1/p प्लस 1/q करना पड़ेगा। तो नीचे पी क्यू का एलसीएम लोगे, ऊपर p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू तो आपको दिया मिलेगा ये 12, लेकिन जो पी क्यू है ना वो देखो इस फॉर्मूले से लाना पड़ेगा आपको। एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में p इंटू में q, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई। यहाँ भी ये फॉर्मूला लगता है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो दोस्तों, ये रेशियो प्रोपोर्शन शुरू हो गया है, यहाँ से रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर शुरू हो गया है। देखो रेशियो प्रोपोर्शन क्या बोलता है आपको, ये तो सिंपल रेशियो है, जैसे इसको याद करो एक बार, डुप्लीकेट रेशियो, जैसे a/b आपको दे दिया, अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो ये टर्म याद होनी चाहिए आपको। डुप्लीकेट रेशियो के टर्म याद नहीं है तो आप उसको बैठे बैठे देखते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है। डुप्लीकेट जब भी रेशियो बोलेगा इसका स्क्वायर कर दो, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया 3 इंटू 4 आ गया, इसका डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डुप्लीकेट रेशियो में क्या करना है, सिर्फ स्क्वायर करना है, ठीक है। ये देखो मिक्स्ड रेशियो की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मिक्स्ड रेशियो क्या बोलता है, 3 इंटू 4 और दूसरा दे दिया 5 इंटू में 6, इनका मिक्स रेशियो बताओ। तो ये पहले दोनों वालों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, और दूसरे वाले को उठा के कर दो 6 चौके 24, ये मिक्स रेशियो होता है। 5 से फिर कट गया, ये 3 से कट गया 5 पर, 3 से कट गया 8, ये आंसर हो गया, ठीक है। सब डुप्लीकेट में स्क्वायर सब आ गया यानी छोटा करना है, याद रखो। सब डुप्लीकेट यानी इस पर रूट लगा दो, जैसे 16 और 9 का सब डुप्लीकेट बताओ, तो इस पर रूट लग जाएगा, 4:3 आ गया, ठीक है। सब डुप्लीकेट में रेशियो, ट्रिप्लीकेट में आपको क्यूब करना है। ट्रिप्लीकेट में ट्रिपल तो देखो करना है, ट्रिपल आपको वर्ड से पता चल रहा है इसका क्यूब करना है। और सब ट्रिप्लीकेट में आपको पता है सब का यानी सब यानी वैल्यू कम होती है ना, सब यानी इसका क्यूब रूट लगाना है। जैसे ये 27:8 दे दिया, बोलेगा सब ट्रिप्लीकेट बताओ इसका, तो इसका क्यूब रूट लगा दोगे आप, 3:2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना दोस्तों। समान अनुपाती का देखो, समान अनुपाती क्या बोलती है, जैसे a/b बराबर c/d होना चाहिए, ये समान अनुपाती बोलती है। इसका एग्जाम्पल भी लिया हुआ मैंने आगे, ये तो सेम ही हो गया, इसको ये रहा समान अनुपाती वाला। जैसे ये बोलेगा क्वेश्चन, ये तो जैसे सीजीएल का लिया हुआ है लेकिन सेम रेलवे का क्वेश्चन है ये भी, 10 a/b लिया 16
बराबर में सी कितना 22 और डी कितना 32। अब इसका देखो समान अनुपाती निकालना है ना, तो ये स्टेप आपको याद रखना है बेसिक तरीके से, क्योंकि देखो लास्ट में एक्स जो जोड़ना है, एक्स जोड़ें कि क्या समान अनुपाती हो जाए, वो एक्स का मान नहीं दे रखा है यहाँ पे, मीन मध्य अनुपाती पूछा हुआ है यहाँ पे, ये मध्य अनुपाती पूछा हुआ है। तो आपको ये जो मैं बेसिक तरीका अभी करूँगा वैसे ही आपको करना है। जैसे देखो ये दोनों पहले कितना एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ से डिफरेंस कितने का है 12 का, नीचे डिफरेंस कितने का है 16 का। आपको ऐसे ही ये स्टेप याद करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या किया मैंने, ये। दूसरा स्टेप कौन सा किया, ये। तीसरा स्टेप देखो इसका डिफरेंस देखा, पहले इसको कट करो छोटे से छोटे नंबर में, 4 से काटोगे ये 3 पर, ये 4 पर। अब इनका डिफरेंस कितने का 1 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है, ये स्टेप 3 और ये स्टेप 4। इनका डिफरेंस 6 का है, 6 का डिफरेंस, तो यहाँ भी 6 का डिफरेंस बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये 6 × 18, 6 × 4 = 24। अब देखो 16 से बढ़ के 24 हो गया, कितना जुड़ गया इसमें 8। ऊपर नीचे दोनों सेम जुड़ता हुआ मिलेगा, 18 से 10 से 18 हो गया, कितना जुड़ गया 8। तो x का मान कितना आ गया 8। अब जो मध्य अनुपाती निकालना है उसका फॉर्मूला होता है √a × में b। तो 8 वैल्यू रख दो, 8 और 1 9, गुना में 8 × 3 = 24 और 1 25, और इस पर रूट लगा दिया। तो 5 × 3 = 15 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन देखो एक बार लिख लेना आप, मीन प्रोपोर्शन जिसको बोलेंगे मध्य अनुपाती, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तीनों कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मीन प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, √a × में b। अगर आपको 3:4 दे दे और बोले मध्य अनुपाती बताओ, तो रूट का 12 आंसर हो गया। ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा, जैसे 3:4 दे दिया और मैं बोलूँगा थर्ड प्रोपोर्शन तृतीय अनुपाती बताओ, तो क्या फॉर्मूला होगा, b² बटे में a। तो b कौन सा है, ये a, ये b, 16/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, जैसे बोलूँगा मैं आपको कि 2, 5 और 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, तो आपको जो लास्ट वाली दोनों नंबर हैं इसका मल्टीप्लाई और बटे में फर्स्ट नंबर, 2 से कटा 3 पर 15 आंसर हो गया। फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या फॉर्मूला होता है, b × c/a। दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन में ये तीनों कॉन्सेप्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं आप सोच भी नहीं सकते। इनमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, एक ये तीनों को आपको मुँह ज़बानी याद होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है, इनको एक बार देख लेना आप, उसके बाद आ जाओ। ये तो पैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे 20,000 10,000 रुपये लगा लो, और ABC में 2:3:5 में बांटना है, तो ए का ABC में बांटना है, तो ए का हिस्सा कितना हुआ 2 बटे में टोटल 5 और 5 10, और जितने रुपए हैं उससे मल्टीप्लाई, 2,000 आ गया। ठीक है ना। ये तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कैसे हुआ। जैसे सी का हिस्सा निकालना है, तो सी लिखा 5 बटे में टोटल 10, और जो पैसे हैं वो मल्टीप्लाई कर दिया, 5,000 आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है रेशियो प्रोपोर्शन में, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। आगे देखो दोस्तों, अगर आपको एवरेज बोल दे तो एवरेज निकालने का तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, ये वैल्यू कहाँ तक n तक दे रखी है, तो इसका जोड़ करने का क्या फॉर्मूला है, n × n+1/2, ये तो जोड़ हो गया। और एवरेज निकालना है तो देखो कितनी संख्याएं, n संख्याएं, n से भाग हो जाएगा, तो n+1/2, ये भी सीधा याद रख सकते हो। जैसे स्क्वायर वाली टर्म का क्या था, n × n+1 × 2n+1/, तो n संख्याएं हैं तो किससे डिवाइड कर दिया, n से, तो ये n से n कट गया। सिंपल, वो तो एवरेज पूछी है ना, सिर्फ उसको डिवाइड करना है आपको, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जैसे ये वाला है, इसका स्क्वायर निकाल लिया, ये n का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, और संख्याएं कितनी है, n तक है, n प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो n से डिवाइड कर दिया, n से स्क्वायर से n कट गया, तो n × n+1 का स्क्वायर बटे 4 आ गया। ये तो एवरेज है। ठीक है ना। ये तो अगर आपको जोड़ आता है तो उसको डिवाइड कर दो जितनी संख्याएं हैं, एवरेज निकलाएगा। एवरेज स्पीड का देखो फॉर्मूला, ये सीधा मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, आएगा पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा
40 की स्पीड से जाता है, 30 की स्पीड से वापस आता है। एवरेज स्पीड क्या होगा 2x और x प्लस में y 70। तो कितना 8 3 24 240/7, ठीक है ना। 2xy x प्लस में y, ठीक है। एक तो ये हो गया। 3 वाला अगर याद करना है तो ये याद कर लो 3abc AB प्लस BC प्लस में CA। ये याद नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। एवरेज स्पीड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कुल दूरी बटे में कुल समय एवरेज स्पीड निकाल देती है। जैसे देखो कुल दूरी बोल रहा है पहले 50 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से जाता है, तो टाइम कितना लगा 50/20 प्लस में आगे अगले 50 किलोमीटर किसकी स्पीड से 30 की स्पीड से, अगले 50 किलोमीटर 60 की स्पीड से, ठीक है। अब यहाँ से अपने को टाइम आ गया और टोटल दूरी कितनी है 50 ये गया 50 ये गया 50 ये गया, टोटल डिस्टेंस तो आ गई 150 और टोटल टाइम यहाँ से निकाल लो। ये कट गए तीनों, एलसीएम कितना आ गया 6 का, तो ये 3 पर गया 5 3 15, ये 10 पर और ये 5 पर 25 और 5 30 हो गया ना। 30/6 कट के कितना आ गया 5। टोटल टाइम 5 घंटा, 5 से डिवाइड करते ही 30 आ गया, यानी एवरेज स्पीड कितने की होगी 30 की, ठीक है। तो हमने कुल दूरी बटे में कुल समय कर लिया, ठीक है। और देख लो जैसे मैं 100 किलोमीटर गया 50 की स्पीड से, अगली 100 किलोमीटर गया मैं 25 की स्पीड से, अगली 100 किलोमीटर गया मैं 20 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड बताओ इसकी। तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस कितना 100 100 200 और 100 300। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, पहले में 2 घंटे लगे, दूसरे में 4 घंटे लगे, तीसरे में 5 घंटे। तो 5 4 9 और 2 11, 300/11 के इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे देखो ये बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस का। तो देखो आपको सिंपल जैसे इसकी तो मैंने कंप्लीट वीडियो डाली हुई है, लेकिन आपको शॉर्टकट में यहाँ बता रहा हूँ कि प्रॉफिट कैसे होगा। जब सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, यानी विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य छोटा है तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की साइड जाना है आपको, तो देखो ये तीर एरो पे डिपेंड करता है, हमने इस हिसाब से कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। अगर किसी बच्चे के पास अभी भी कॉन्सेप्ट इसके वीक हैं तो हमारी क्लास देख सकता है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कराए हुए हैं और यहाँ आप सीख पाओगे। तो देखो ये एरो पे डिपेंड करता है, अगर ये एरो राइट साइड में जा रहा है तो चेंज ऊपर करेंगे। 100 रुपये की चीज़ है, 20 का प्रॉफिट हुआ 20% का, तो इसको 120 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो 100 गुना में 120/100, 100 से 100 कट जाता है 120 आ जाता है। चेंज देखो कहाँ किया मैंने, ऊपर चेंज किया। और बोल रहा है अगर मुझे 100 रुपये की वस्तु खरीदने पर 20% का लॉस होता है तो सीपी बताओ। अगर चेंज उल्टे की साइड लाना है तो अब चेंज नीचे करेंगे, जैसे 100 गुना में 100/80। देखो ये माइनस किया मैंने नीचे, क्यों किया, अब ये एरो लेफ़्ट साइड के आ रहा है यानी उल्टा आ रहा है तो चेंज नीचे। 20 से घटा 5 पर, 20 से घटा 4 पर, 4 से 25 पर, 125 आ गया, यानी क्रय मूल्य बड़ा हो गया विक्रय मूल्य छोटा हो गया तो मुझे लॉस हो गया, ठीक है ना। लॉस प्रॉफिट तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ये फॉर्मूले देख लेना, इसकी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। खाली 2 या 2.5 घंटे की वीडियो आप मेरी देखते ही लॉस प्रॉफिट में तो एक क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। MRP का कॉन्सेप्ट देख लो, ये CP ये SP और ऊपर MRP। देखो ये साइकिल होती है, ये साइकिल भी मैंने खाली 20 मिनट में साइकिल समझा रखी है। ये MRP का सबसे इम्पोर्टेंट, देखो प्रॉफिट लॉस में से 3 या 4 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है MRP का, डिस्काउंट वाला, इसके ऊपर। और एक बेईमान दुकानदार, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर हाई प्रोबेबिलिटी है चांस आने की, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो, देखो मैं वीडियो की लिंक लगा दूंगा, इसकी MRP वाले की लिंक लगा दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। MRP का कॉन्सेप्ट के वीडियो क्वेश्चन छोड़ना मत। जैसे देखो बेईमान दुकानदार वाले का शॉर्टकट बताऊं, देखो बेईमान दुकानदार वाले का CP SP लिखा, जो भी वैल्यू कम होगी वो हमेशा लेफ़्ट की साइड, जो ज़्यादा होगी वो राइट की साइड। देखो बोल रहा है 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम का इस्तेमाल किया, तो यहाँ 800 और यहाँ 1000, तो प्रॉफिट कितने का 200 का, कितने पर 800 पर गुना में 100, 25% आ गया, ठीक है। तो जो भी कम बाट तोलेगा वो लेफ़्ट साइड की साइड और कंप्लीट राइट साइड की साइड। अब यहाँ देख लो ये क्वेश्चन
25% की हानि होती है, CPSP लिखा, 25% की हानि होती है, 100 से 75 हो गया। और बोल रहा है 200 ग्राम के बजाय 150 इस्तेमाल किया। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो भी ग्राम वज़न कम है वो CP की साइड, ये 150 और ये 200, 20 से 20 कटा, 75 दूनी 150, 150, 150 कट गया, देख लो सब कट गया, यानी 0% आ गया, ना लाभ ना हानि। आप प्रॉफिट और लॉस की तो मेरी गारंटी है दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। खाली 2 घंटे की वीडियो है, 4-5 वीडियो, 20-20, 25-25 मिनट की, और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स कराए हुए हैं। आगे देखो, ये बोल रहा है जैसे पंपलेट वगैरह मिलते हैं, और जैसे आप दुकान वगैरह में जाते हो तो वहाँ आपको दिखता है ना कि भाई मैंने कि 6 वस्तुएं खरीदी और मुझे 2 फ्री मिल गई, तो डिस्काउंट % बताओ। तो जो फ्री मिलता है वो तो ऊपर, और बटे में टोटल, और गुणा में 100। तो फ्री ऊपर 2, बटे में टोटल 8, और गुणा में 100, 4 पर कटा 25%। 8 वस्तुएं खरीदी और मुझे 10 मिली, 10 मिली। देखो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, 8 वस्तुएं खरीदी और 10 मिली। तो देखो यहाँ से फ्री कितनी मिल गई आपको, 2, बटे में टोटल कितनी है 10, और गुना में 100, 20% आ गई, ठीक है ना। तो फ्री मिली ऊपर, नीचे टोटल, और गुना में 100, ठीक है। ये डिस्काउंट का है। सक्सेसिव डिस्काउंट का देखो, सक्सेसिव डिस्काउंट का ये फॉर्मूला होता है, A+B - AB बटे में 100। जैसे 10 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ, लगातार क्रमागत बट्टे, तो 10 और 20 30, और -10 गुना 20 बटे में 100, 2 घटा दिया तो कितना आ गया 28% इसका आंसर आ गया। अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया तो पहले 2 का निकालोगे, फिर थर्ड का निकालोगे, ठीक है। आगे देखो, ये रहा बेईमान MRP वाला कॉन्सेप्ट। देखो ये CP, SP और MRP वाला, ये जो साइकिल वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने समझाया हुआ है, इसको क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो देखो क्रय मूल्य 100 मान लिया, 20 अधिक अंकित करता है तो 120 हो गया, और अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है। 20 पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो यानी देखो क्या, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 10/100 कर दिया, 20 से 20 कट गई, यानी 12 का डिस्काउंट दे दिया। क्या, तो 12 घटा दो, 12 घट के 108 आ गया। वरना 120 पर 10 का डिस्काउंट दे दिया तो बच गया कितना, 90%। 20 से 20, 12 में 108, प्रॉफिट कितना हो गया 8% का। MRP वाला तो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉफिट लॉस में भी आप वीक हो तो आप ज़रूर दोस्तों एक बार मेरी वीडियो ज़रूर चेक करना आप, ठीक है। अब ये देखो, ये बोल रहा है कोई निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। तो देखो 1 से वैल्यू 3 गुना हो गई, 3 की पावर 1 कितने साल में, 5 में। और ये बोल रहा है 81 गुना कितने साल में होगी। तो देखो 81 को मैं यहाँ पे 3 है तो ये सेम 3 की पावर बना लूँगा, तो 3 की पावर कितनी होती है 4। तो 1 से वैल्यू 4 हो गई, यानी 5 से 4 गुना होके इसका आंसर कितना आ जाएगा 20। ये आने के चांस ज़्यादा है क्वेश्चन के। और देखो एक बार ट्री मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ट्री मेथड में क्या बोलता है, प्रिंसिपल ये लिया और R% की रेट होगी, तो ये A होगा, ये A होगा, और ये वैल्यू B होगी, ठीक है। ये A B, अभी देखो दोस्तों समझाने का टाइम भी नहीं है, वैसे CASI की भी क्लास डाली हुई है। और 3 साल का देखो, ये A, ये A, ये A, ये B 3, और ये वैल्यू C, ठीक है। एक इन सबको जैसे ट्री मेथड से भी छोड़ के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर। 2 साल का अंतर आ जाए तो फॉर्मूला क्या है, CI - SI, CI SI इंटू में P इंटू में R/100, और इसकी पावर 2। ये 2 साल का है। और 3 साल का आएगा तो CI और SI का अंतर, ये फॉर्मूले याद कर लेना भाई दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। स्क्वायर, ये 2 साल तक का तो सेम लिखा, 3 साल के लिए, और क्या ऐड करना है 300 प्लस में R/100, ये वैल्यू और ऐड करनी है। ये 2 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले आप याद कर लेना एक बार, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन देखो, बोट एंड स्ट्रीम में देखो, जब भी अगर x वैल्यू है, x को बोट बोलते हैं, ठीक है, और y को क्या बोला, स्ट्रीम। यानी अगर धारा के साथ साथ जाएगी तो वैल्यू कितनी, x + y, और विपरीत आएगी यानी अपोजिट आएगी तो x - y होगी स्पीड, ठीक है। यही बात बता रखी है, आप इनको पढ़ के देख लेना। आगे देखो,
अगर देखो रुक रुक के ट्रेन चल रही है, स्टॉपेज के साथ ट्रेन चल रही है ना, जैसे देखो अगर ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और रुक रुक के चल रही है वो 27 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो आपको बताना है कितने मिनट प्रति स्टेशन रुकी है, कितने मिनट पर स्टेशन रुकी। तो देखो जो भी डिफरेंस आया ना वो कितने का आया, 18 का, और जो भी कंप्लीट चली है वो बिना रुके वाली नीचे, जो डिफरेंस है वो रुक रुक के चली और स्पीड में चली उसका डिफरेंस बटे में जो कंटिन्यू चली और मिनट के लिए 60। तो 9 से कटा 2 पर, 9 से कटा 5 पर और 5 से कटा 12, 12 दूनी 24 मिनट प्रति स्टेशन इसका आंसर आ गया। तो देखो डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड और विदाउट स्टॉपेज वाला और मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट देखो लास्ट, ये भी ठीक है कॉन्सेप्ट। लास्ट में देखो ट्रेन वाले जो चैप्टर हैं इसके क्वेश्चंस हैं रह गए हैं, और एक अपना बोट एंड स्ट्रीम वाले के हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क के हैं, टाइम एंड वर्क के ये थोड़ा सा इजी चैप्टर पड़ता है इसीलिए मैंने इसके क्वेश्चंस डाले नहीं, है ना। पाइप वाला एक चैप्टर रह गया, ठीक है। अगर दोस्तों इनकी भी आपको वीडियो चाहिए और आप बोलते हो कि सर इनके भी एक बार फार्मूला सारे रिवाइज़ करा दो, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं इसके फॉर्मूले भी आपको रिवाइज़ करा दूंगा। इस पेपर आपका 4 या 5 तारीख से जो पेपर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले पहले, ठीक है। और एक वीडियो हम एडवांस मैथ की भी डाल देंगे, ठीक है। उस एडवांस मैथ में भी आपको ट्रिगो, है ना, अलजेब्रा हो गई, ट्रिगो हो गया, ये सारे, और अपना हाइट एंड डिस्टेंस वाला हो गया, इन सब की 2D 3D ज्योमेट्री की भी मैं थ्योरम्स और सर्कल की कुछ थ्योरम्स आपको बता सकता हूँ जो पेपर में आने के हाई प्रोबेबिलिटी चांस है, ठीक है। आगे ये मीन मोड मीडियन वाला चैप्टर हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हर बार पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये एडवांस मैथ की एक क्लास और ले आएंगे, और देखो अगर इनकी भी चाहिए तो एक शॉर्ट वीडियो 10 से 15 मिनट की मैं और बना सकता हूँ आपके लिए। आपको चाहिए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करना नीचे दोस्तों। अगर आपको मेरी मेहनत सही लगती है, अच्छी लगती है, अगर आपको इनसे कुछ समझ में आया है तो ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो और शेयर करके ज़रूर जाएं और सब्सक्राइब करके जाएं दोस्तों। लाइक ज़रूर किया करो आप मेरी वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करो। देखो मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ टू द फैक्ट के साथ, सीधा डायरेक्ट कंटेंट होता है, इसमें कोई हंसी मजाक बकवासबाजी करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। और आपको ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है तो मेरी 5 मिनट्स वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है। NTPC के अगर आप लास्ट टाइम में मॉक लगा रहे हो तो मैंने मॉक के वीडियो डाल रखी हैं, 6 7 8 वीडियो हैं मॉक के, वैसे ही पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप डी ग्रुप के स्टूडेंट हो, आगे डी ग्रुप आ रहा है आपके लिए, तो डी ग्रुप के मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, ठीक है। आप SSC की तैयारी करते हो तो SSC ओलिव बोर्ड के जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो हम डालते हैं दोस्तों। अब SSC के लिए तो हम कंटिन्यू भी होने वाले हैं अभी कुछ दिनों के बाद, और CET के लिए भी हम वीडियो डालेंगे, हरियाणा CET के लिए। तो दोस्तों हमारे कंटेंट जो हमारा चैनल है इस पर अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और आपकी जो तैयारी है उसमें पूरी हेल्पफुल होगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और इसकी जो भी PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हो। और आपके कोई भी जो डाउट है वहाँ पे आप सेंड कर देना, मैं उन डाउटों को भी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।